नमस्कार छात्रों। पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको हमारे पाठ्यक्रम में जो पहली कहानी लगाई गई है चीफ की दावत, इस कहानी से संबंधित यूट्यूब पर उपलब्ध जो भी कुछ ई कंटेंट थे या हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी कुछ मौजूद था वो मैंने आपको SPM ऐप के ज़रिए लिंक भेजकर शेयर किया था। आशा करता हूँ कि वो आप सभी ने देखा होगा और उसके आधार पर आप उस कहानी को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। 2 वीडियो मैंने आपको भेजे थे, उसमें पहले तो कथानक आपके सामने पूरी तरह से वहाँ पे प्रस्तुत हुआ है और दूसरे वीडियो में हमने चीफ की दावत कहानी की समीक्षा जो है, अर्थात लेखक उस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और साथ ही साथ उस कहानी के ऊपर परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर हमारे शब्दों में कैसे लिखना है, ये बातें हमने थोड़ी सी देखी है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमें आगे देखना है, अर्थात इस लेक्चर में हम उसको पूरा करने वाले हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने उस कहानी को पढ़ा, कहानी को सुना, देखा और उसके ऊपर जो भी कुछ लिखने के लिए आने वाले जो प्रश्न है वो भी हमने देखे। अब मैं थोड़ा सा लेखक परिचय, अर्थात इस कहानी के जो लेखक है भीष्म साहनी जी, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं ताकि परीक्षा में आपको इसके ऊपर भी प्रश्न आ सकते हैं। अर्थात हमारे लिए पहला प्रश्न जो आएगा परीक्षा में, जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, अर्थात 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरणार्थ उस लेखक का जन्म कहाँ पे हुआ, कौन सी तिथि को हुआ, ये सभी बातें पूछी जाएगी। इसलिए इस पाठ्यक्रम के साथ साथ, कहानियों के साथ साथ हमें लेखक परिचय को भी थोड़ा सा देखना है और उसके आधार पर हमें परीक्षा की दृष्टि से भी तैयार होना है। तो मैं आपके सामने भीष्म साहनी जी का लेखक परिचय जो है संक्षेप में थोड़ा सा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप हो सके तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं दोहराता रहूँगा, आप हो सके तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोटबुक पर लिख लीजिएगा। देखिए, हमारे पाठ्यक्रम की पहली कहानी है चीफ की दावत, जिसके लेखक है भीष्म साहनी और उनका लेखक परिचय इस प्रकार है। भीष्म साहनी जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे रचनाकार है जिन्होंने अपने लेखन में बात की सच्चाई और गहराई को नाप तोलकर उतनी ही उचित दिशा के साथ, उतनी ही उचित गहराई के साथ वहां पे लिखने की कोशिश की है। वे अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते थे। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य व नैतिकता विद्यमान है। अर्थात इन्होंने जो भी कुछ लेखन किया है वो मानव कल्याण से संबंधित या मानवीय जीवन किस प्रकार सुकर किया जा सकता है उसको लेकर उन्होंने बातें की है। तो उनके जन्म मृत्यु संबंधी थोड़ी सी बातें हम देखेंगे। इनका परिचय इस प्रकार है। इनका पूरा नाम है भीष्म साहनी। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 में हुआ। ये बात थोड़ी सी आप लिख लीजिएगा। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 में हुआ और वो आज जो पाकिस्तान में प्रदेश है रावलपिंडी, वहां पे उनका जन्म हुआ था। मतलब देश के विभाजन के पहले भारत और पाकिस्तान लगभग एक देश थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो है हमारे भारत के 2 हिस्से हो गए, अर्थात एक पाकिस्तान बन गया और एक भारत बन गया। और विभाजित जो प्रदेश हुआ है उसमें वो रावलपिंडी आज पाकिस्तान में मौजूद है। तो 8 अगस्त 1915 में भीष्म साहनी का जन्म पाकिस्तान, आज वर्तमान में मौजूद जो रावलपिंडी है वहां पे हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 11 जुलाई 2003 में हुई है। तो ये जन्म मृत्यु की बातें थोड़ी सी याद रखिएगा। उनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 में हुई। उनके पिता का नाम है श्री हरबंस लाल साहनी, ये भी थोड़ी सी बात याद रखिएगा। भीष्म साहनी जी के पिता का नाम है श्री हरबंस लाल साहनी और माता का नाम है श्रीमती लक्ष्मी देवी। माता का नाम है श्रीमती लक्ष्मी देवी। ये पारिवारिक थोड़ा सा परिचय होने के बाद अब उनके बारे में, उनके द्वारा लिखे गए जो भी कुछ बिंदु है उनको थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी आम लोगों की आवाज उठाने और हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद की जन समस्याओं को उठाने की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले
साहित्यकार के तौर पर पहचाने जाते हैं। मतलब हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने जिस कड़ी को शुरू किया था, जिस विषय को शुरू किया था, उस प्रकार का साहित्य जो है भीष्म साहनी जी ने वहां पे लिखने की कोशिश की है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक है। साहनी जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को केवल कह देना नहीं, बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को नाप लेना भी उतना ही उचित समझते थे। मतलब बात को कह दिया, बात खत्म नहीं हो गई, लेकिन बात की गहराई और उसकी सच्चाई को नाप लेना भी वो उचित तरीके से समझते थे। वे अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते थे। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता विद्यमान है। उनके उपन्यास तमस, उनका जो उपन्यास लिखा है, इसको भी थोड़ा सा दोहराता हूं मैं, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास जो है तमस, नाम ठीक से याद रखिए। इस पर 1986 में हिंदी में एक फिल्म बनी है और भीष्म साहनी के द्वारा लिखे गए उपन्यास के ऊपर हिंदी में फिल्म बनी है जो 1986 में बनाई। उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वह अपने पिता श्री हरबंस लाल साहनी तथा माता श्री लक्ष्मी देवी की 7वीं संतान थे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। मतलब हिंदी में जो बलराज साहनी नामक व्यक्तित्व था, उनके ये छोटे भाई थे। सन 1935 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के निर्देशन में, अब इन्होंने लाहौर से अंग्रेजी विषय में एमए किया है और वो परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के निर्देशन में कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो इन द नॉवेल, अर्थात उपन्यासों में चित्रित किए जाने वाले जो चरित्र होते हैं या नायक जो होते हैं, उनके संकल्पना को लेकर उन्होंने शोध कार्य किया है और इस शोध कार्य को उन्होंने संपन्न किया। सन 1944 में उनका विवाह शीला जी के साथ हुआ, अर्थात उनकी पत्नी का नाम है शीला और इनका विवाह सन 1944 में हुआ है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ वे बिजनेस भी करते थे। मतलब जब वो भारत पाकिस्तान विभाजित नहीं हुआ था, उस समय वो सेवा के रूप में शिक्षक की नौकरी कर रहे थे, जिनको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिल रहा था, और वो साथ साथ एक बिजनेस भी कर रहे थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम शुरू किया। बाद में भारतीय जननाट्य संघ से वो जा मिले। इसके पश्चात अंबाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर। 1957 से 1963 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह फॉरेन लैंग्वेज पब्लिशिंग हाउस में अनुवादक के पद पर कार्य किया। अर्थात 1957 से 1963 में मॉस्को में उन्होंने विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक, ट्रांसलेटर का जो पद रहता है उस पद पर उन्होंने कार्य किया है। यहाँ उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबें जैसी टॉल्स्टॉय, ऑस्ट्रोवस्की इत्यादि लेखकों की किताबों का हिंदी में रूपांतरण किया है। मतलब लगभग 2 दर्जन, मतलब 24 किताबें जो है जो रूसी में लिखी गई थी, तो वो टॉल्स्टॉय की किताबों का उन्होंने अनुवाद किया है। उनकी पहली कहानी अबला इंटर कॉलेज की पत्रिका रावी में तथा दूसरी कहानी नीली आंखें राय के संपादक में हंस पत्रिका में छपी थी। साहनी जी के झरोके, कड़िया, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलिमा नीलोफर नामक उपन्यासों के अतिरिक्त भाग्यरेखा, पटरिया, पहला पाठ, भटकती राख, वड़ाचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, प्रतिनिधि कहानियां व मेरी प्रिय कहानियां नामक 10 कहानी संग्रहों का सृजन उन्होंने किया है। अर्थात 10 कहानी संग्रह उन्होंने लिखे हैं। नाटक के क्षेत्र में बात की जाए तो उन्होंने हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी मुआवजे जैसे प्रसिद्ध नाटक उन्होंने लिखे हैं।
जीवनी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने मेरे भाई बलराज, अपनी बात, मेरे साक्षात्कार तथा बाल साहित्य के अंतर्गत वापसी, गुलेल का खेल का सृजन कर साहित्य की हर विधा पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले उन्होंने आज के अतीत नामक आत्मकथा का प्रकाशन भी करवाया है। मतलब उन्होंने जब उनकी मृत्यु समीप आई थी, उन्होंने आज के अतीत नामक आत्मकथा का प्रकाशन भी उन्होंने किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहनी ने नाटकों के अलावा फिल्मों में भी काम किया है। मोहन जोशी हाजिर हो, कस्बा के अलावा मिस्टर एंड मिसेस अय्यर फिल्म में उन्होंने अभिनय किया है। साहनी की कृति पर आधारित धारावाहिक तमस काफी चर्चित रही है। भीष्म साहनी ने दबे कुचले और समाज के पिछड़े लोगों की समस्याओं को आसान भाषा में अत्यंत सटीक तरीके से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। यही वजह है कि उन्हें प्रेमचंद की परंपरा का साहित्यकार कहा जाता है। बेहद सादगी पसंद रचनाकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के बावजूद साहनी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर से एक बार दोहराता हूं, भीष्म साहनी जी को पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड द्वारा नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज उठाने वाले इस लेखक का 11 जुलाई सन 2003 को इनका शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो गया। इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु जो है 11 जुलाई 2003 में हुई है। तो ये प्रमुख बातें मैंने जो दोहराई है वो परीक्षा की दृष्टि से भी उतनी महत्वपूर्ण है। कृपया आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से सुन लीजिएगा और परीक्षा में अगर इसमें कुछ प्रश्न आ जाता है तो उसको आप लिखिएगा। अगले लेक्चर में हम अगला पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।